प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम जो है तेलंगाना तमिलनाडु के बारे में बात करें, जहां मोदी जी जा रहे हैं। पीएम मोदी आज तेलंगाना तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना में पीएम मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रोटोकॉल के तहत सीएम केसीआर को पीएम के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही सीएम केसीआर आज बेगमपेट हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी भी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ने बीआरएस मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को उनकी अनुपस्थिति में आज बेगमपेट हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने का निर्देश दिया है। केसीआर ने केंद्र के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। बता दें कि तेलंगाना के सीएम केसीआर केंद्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ कई दफ़ा बयान दे चुके हैं। केसीआर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां कई मौक़ों पर एकजुट होने पर नाकामयाब रही हैं। पीएम मोदी अपने तेलंगाना दौरे पर राज्य को कई सारे तोहफे देने वाले हैं। पीएम इस कार्यक्रम के तहत एम्स बीबीनगर और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना के लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है एम्स बीबीनगर 13,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनेगा। पीएम मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम की भी आधारशिला रखेंगे। इस पुनर्विकास कार्य में कुल 720 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों का रेल से अन्य साधनों में बिना किसी तकलीफ के स्थानांतरण प्रदान करने के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इससे पहले तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। सुखोई विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि राष्ट्रपति को विमान और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। 3 दिवसीय असम दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 8 अप्रैल तक असम के दौरे पर हैं। असम दौरे का राष्ट्रपति मुर्मू का आखिरी दिन है। इससे पहले 7 अप्रैल को उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था और बाद में गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को झंडी दिखाकर रवाना किया था। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शिरकत की थी। बताते चले कि सुखोई को रूस के सैन्य विमान निर्माता कंपनी सुखोई और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संयोग से बनाया गया है। सुखोई 30 MKI विमान चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। सुखोई 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से उड़ सकता है। दरअसल सुखोई करीब 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। यह हवा में ही ईंधन भर सकता है और ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलों और लेज़र बमों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। ये अब थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में बात कर लें। रूसी सेना के हमले के बाद अब यूक्रेन मदद की गुहार लगाने भारत आ रहा है। बता दें कि पहली बार यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन दजावप्रोवा अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह भारत में यूक्रेन के समर्थन और मानवीय सहायता हासिल करने की कोशिश करेंगी। बता दें कि रूस के आक्रमण के बाद किसी भी यूक्रेनी की यह पहली भारत यात्रा होगी। भारत दौरे पर एमिन दजावप्रोवा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति के लिए एक मजबूत संदेश भेजेंगी। बता दें कि जुलाई महीने में पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। यूक्रेन ने भारत से और अधिक मानवीय सहायता का अनुरोध किया है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, एनर्जी सहित बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए उपकरण शामिल हैं। अखबार ने कहा कि दजावप्रोवा की यात्रा के अंतिम व्यवस्था की चर्चा की जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय में इस बात पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन दजावप्रोवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कीव के दौरे पर आमंत्रित कर सकती हैं। भारत सरकार के साथ बातचीत के दौरान झापारोवा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के 10 बिंदु शांति सूत्र पर बात करेंगी। इसके अलावा भारत से अपने महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज़ को अपने पक्ष में एक आम सहमति बनाने के लिए आह्वान करेंगी। अमेरिका में लगता है एक बार फिर गोलाबारी का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में एक बार फिर गोलाबारी की घटना सामने आई है। इस बार ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय और कैरोलिना समुद्र तट पर एक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई है। विश्वविद्यालय के कैंपस को निशाना बनाया गया है और उसके नॉर्मन कैंपस में शुक्रवार रात एक शूटर घुस गया और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया से ही पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया कि शूटर एक वैन में आया और कैंपस में गोलाबारी करने लगा। पोस्ट में पुलिस अधिकारियों से जल्द एक्शन लेने की मांग की गई और लोगों से भी साउथ ओवल इलाके में न आने और आसपास के लोगों को छिपे रहने की हिदायत दी गई। विश्वविद्यालय द्वारा बाद में बताया गया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शूटर को तलाशा जा रहा है। वहीं लोगों से भी सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं दक्षिण कैरोलिना के समुद्र तट पर भी गोलाबारी की घटना हुई है। यहाँ सीनियर स्किप डे कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की गई। इस कार्यक्रम में कई बच्चे शामिल थे, जिसमें से 6 घायल हो गए हैं। शूटिंग शाम 5 बजे मारियटल बीच हुई है। आइल ऑफ पाम्स के पुलिस प्रमुख केविन कार्नेट ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि छुट्टी का दिन होने के चलते हाई स्कूल के छात्रों सहित सैकड़ों लोग उस समय समुद्र तट पर मौजूद थे और गोली चलने से पहले कुछ लोगों में कई बार कहासुनी हुई थी। पुलिस ने बताया कि 6 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। कुछ को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया तो कुछ खुद से पहुंच गए। कार्नेट ने कहा कि पीड़ितों में से 5 किशोर थे और एक 30 वर्षीय की आयु का था। उन्होंने कहा कि मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीते दिनों ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर थी। चीन ने न सिर्फ उनकी इस यात्रा की कड़ी निंदा की, बल्कि ताइवान के पास सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन ने शनिवार को युद्ध की तैयारी के लिए एक ताइवान जलदस्यु मध्य में यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड नामक 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास की घोषणा की। चीन की ये कार्रवाई ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन और यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी की कैलिफोर्निया में हुई मुलाकात के बाद आई है। साई की अमेरिका यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। ईस्टर्न थिएटर के प्रवक्ता सीनियर कर्नल सी यी ने पीएलए के बयान में कहा कि यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड में ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान के उत्तर और दक्षिण में समुद्र में और ताइवान के पूर्वी हवाई क्षेत्र में पुलिस गश्ती अभ्यास शामिल होगा। हालांकि अभ्यास का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने द्वीप के चारों ओर 3 युद्धपोतों और 13 चीनी विमानों का पता लगाया है। ताइवान पहले भी कई बार चीन की ओर से इस तरह के सैन्य अभ्यास खतरों का सामना कर चुका है। ताइपे ने ताइवान जलदस्यु के ऊपर 42 चीनी युद्धक विमानों का दावा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे के 3 जहाज़ों और 13 विमानों को ताइवान के आसपास देखा गया। देखे गए विमानों में से 4 ने ताइवान जलदस्यु की मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण पूर्व ADIZ में प्रवेश किया। मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैन्य अभ्यास से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है। ताइवानी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने के रूप में राष्ट्रपति साई की अमेरिकी यात्रा का इस्तेमाल किया है। इस अभ्यास ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। इससे पहले चीन ने मैकार्थी और साई इंग वेन की मुलाकात के विरोध में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी और अन्य अमेरिकी और एशिया आधारित संस्थानों को प्रतिबंध लगा दिया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि यह ख्याली पुलाव है कि बीजिंग ताइवान को लेकर अपने रुख में समझौता करेगा। चीन के कड़े विरोध के बावजूद मैकार्थी के साथ साई की बैठक गुरुवार को हुई थी। कैलिफोर्निया की सिमी वैली में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी उच्च स्तरीय बैठक का स्थल है। कैंसर और हार्ट के मरीजों के लिए खुशखबरी सामने आई है। विशेषज्ञों की माने तो इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इजाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैंसर सहित कई रोगों के लिए नए टीकों के आने से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया है कि सभी शर्तों को पूर्ण कर 2030 तक वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा। दवा कंपनी मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल बर्टन ने कहा कि उनका मानना है कि फर्म सभी प्रकार के रोग क्षेत्रों के लिए कम से कम 5 साल में इस तरह के उपचार की पेशकश करने में सक्षम होगी। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वो विभिन्न प्रकार के ट्यूमर को लक्षित करने वाले कैंसर के टीके जल्द विकसित कर लेगी। पॉल बर्टन ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दुनिया भर के लोगों को कई अलग अलग ट्यूमर प्रकारों के खिलाफ कैंसर के टीके देने में सक्षम हो गए हैं। रेस्पिरेटरी सिंस्टिनियल वायरस के खिलाफ भी ये वैक्सीन कारगर साबित होगी। वैक्सीन कई अन्य दुर्लभ बीमारियों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए वर्तमान में कोई दवा नहीं है। बता दें कि ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन पर आधारित है, जो कोशिकाओं को यह सिखाती है कि प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, जो बीमारी के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाती है। आइए अब हम तेजस के बारे में कुछ बात करें। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने शुक्रवार को नासिक में एक नई उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया ताकि स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में तेजी लाई जा सके। यह विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित तीसरी इकाई है। HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा है कि नई इकाई से तेजस MK1A की मौजूदा 16 जेट की क्षमता से 24 जेट सालाना की क्षमता हासिल होगी। HAL के पास LCA तेजस के लिए बेंगलुरु में 2 उत्पादन केंद्र हैं। तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे उच्च
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालित किया जा सकता है। तेजस जेट के लिए नई उत्पादन सुविधा की स्थापना कई देशों द्वारा विमान हासिल करने के लिए बढ़ती दिलचस्पी के बीच हुई है। दरअसल मिस्र, अर्जेंटीना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन ने भी तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। इस मौके पर एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीबी अनंतकृष्णन ने कहा कि कई नई उत्पादन लाइन कंपनी को एलसीए तेजस MK1A के उत्पादन को 16 जेट की मौजूदा क्षमता से बढ़ाकर 24 विमान प्रति वर्ष करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने बताया कि एचएएल के पास बेंगलुरु में एलसीए तेजस के लिए 2 निर्माण सुविधाएं हैं। इस दौरान रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने भारतीय वायुसेना को 100वां सुखोई 30 MKI ROH रिपेयर एंड ओवरऑल विमान भी सौंपा। इस दौरान रक्षा सचिव ने तेजस जेट के लिए नई उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए एचएएल की सराहना की और कहा कि एरोस्पेस प्रमुख देश की सुरक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की नीतियों के सामने आई है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस जेट की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए के सौदे पर मुहर लगा दी। चलिए अब हम नासा के बारे में बात करें। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष से हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के तरीके में सुधार करेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने एलन मस्क के सहयोग से 7 अप्रैल को टेम्पो या टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट नामक एक वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया। नासा ने बताया कि नासा स्मिथसोनियन इंस्ट्रूमेंट टेम्पो पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण है जो 4 वर्ग मील तक प्रमुख वायु प्रदूषकों की हर 1 घंटे में निगरानी करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि दक्षिण अमेरिका के दिन की वायु गुणवत्ता की टेम्पो हर घंटे की रिपोर्ट देगा। यह 3 प्रमुख प्रदूषकों की निगरानी करेगा और शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चेताता रहेगा। जानकारी के अनुसार टेम्पो में खास तरह के यंत्र लगे हैं जो दिन में यानी रोशनी में हर घंटे उत्तरी अमेरिका के ऊपर से गुजरेगा। यह हर बार 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में वायु प्रदूषण के स्तर का आंकड़ा रिकॉर्ड करेगा। इसकी रेंज अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और मध्य कनाडा से मैक्सिको सिटी तक होगी। यह एक बड़े वॉशिंग मशीन के आकार का यंत्र है जिसमें बॉल एरोस्पेस ने बनाया है। इसे मैक्सार द्वारा निर्मित इंटेलसेट 40E सैटेलाइट के साथ जियोस्टेशनरी कक्षा में लॉन्च किया गया है। हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक वायुमंडलीय भौतिकी विज्ञान कैरोलिन नोवलेन के अनुसार जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एक सामान्य कक्षा है जो मौसम और संचार उपयोग के लिए जानी जाती है। हालांकि अभी तक गैसों को मापने वाले वायु गुणवत्ता उपकरण नहीं था। मौजूदा प्रदूषण निगरानी उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में है। इसका अर्थ है कि वह एक निश्चित समय पर दिन में केवल एक बार ही जानकारी प्रदान कर सकता है। नोलन ने कहा कि टेम्पो के बारे में एक अच्छी बात यह है कि दिन के हर घंटे की जानकारी देगा। पिछले 30 वर्षों से गंदी हवा को साफ करने का प्रयास पूरी दुनिया में चल रहा है। बड़ी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। अमेरिका में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार बेहतरी आई है, लेकिन अब भी अधिकतर आबादी खराब हवा में सांस लेती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।